हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस, जो राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके अंदर पढ़ा था हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। और हमारी जो 3 क्लासें भारतीय संविधान की विशेषताओं में हुई थी, और हमने उसके अंदर पूरी कंप्लीट की थी जो हमारे सिलेबस के अंदर जो विशेषताएँ दी हुई है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था प्रस्तावना के बारे में। और आपको मैंने ये भी कहा था कि हमने जब भारतीय संविधान की विशेषता की थी, उसके अंदर जो दूसरे नंबर की विशेषता थी वो प्रस्तावना पढ़ी थी हमने। और प्रस्तावना के बारे में वहाँ पर मैंने आपको कुछ बता भी दिया था, और जो बाद में वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने आपको कुछ प्रस्तावना के बारे में बताया था। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय कहा जाता है। और प्रस्तावना के द्वारा हम पूरे संविधान को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी संविधान के उद्देश्य जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं वो प्रस्तावना में लिखित है। कि हमारे जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण शुरू किया था, उस स्थिति के अंदर जो उनके मेंबर्स थे, जो उनके सदस्य थे, उनके क्या आदर्श रहे थे, उनके क्या उद्देश्य रहे थे, वो टोटल क्या है, प्रस्तावना में उल्लेखित है। हम प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्य समझ सकते हैं, उसके आदर्श समझ सकते हैं। इसी कारण के मुंशी ने इसको राजनीतिक कुंडली का नाम दिया था, उपमा दी थी। देखो, हमने जब हम प्रस्तावना शुरू करेंगे तो उससे पहले आप जब भी नोट्स बनाओ तो एक ध्यान रखना, सबसे पहले इन बातों को नोट कर लिया करो आप कि प्रस्तावना क्या चीज़ है। इसे राजनीतिक कुंडली कहा जाता है, इसको आत्मा कहा जाता है। ये पूरे संविधान का एक छोटा रूप है। संविधान को समझने में और उसके आदर्श और उद्देश्य को समझने में प्रस्तावना सबसे बड़ा एक हथकंडा माना जाता है। और हमने कहा भी था आपको, 3 घंटे की मूवी अगर आप 5 मिनट का ट्रेलर देख लो तो 5 मिनट के अंदर आपको पूरे मूवी का जितने भी उद्देश्य होते हैं भी उनको, उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, वो टोटल 5 मिनट में दिखा दिया जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी समझ आती है हमें। उसी प्रकार यदि हम पूरे संविधान को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना को समझना पड़ेगा। तो आपके सिलेबस के अंदर जो प्रस्तावना दी गई है, देखो वो 2 प्रकार की दी गई है। हम बात करते हैं एक तो मूल प्रस्तावना की, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक तो बात करते हैं मूल प्रस्तावना की, और एक बात करते हैं वर्तमान प्रस्तावना की। देखो, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि मूल प्रस्तावना वो होती है जो 1950 की बात हो रही हो। ये 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है। उस टाइम में जो हमारी प्रस्तावना थी वो तो थी मूल प्रस्तावना। उसके बाद उसके अंदर कुछ चेंज हुआ था, और मैंने आपको कहा था प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार चेंज हुआ है। जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है ना, आर्टिकल 368 के तहत हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार बदलाव हुआ है, एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है। जो मूल प्रस्तावना थी और जो वर्तमान थी, वर्तमान प्रस्तावना में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था, 3 शब्द जोड़ दिए गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, लेकिन 1976 के बाद इन 3 शब्दों को और जोड़ दिया गया था। ठीक है। कैसे, मैं देखो प्रस्तावना की शुरुआत करता हूँ, प्रस्तावना को लिखता हूँ। पहले स्टार्टिंग में जो इसकी लाइनें हैं वो लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी ये तो थी मूल प्रस्तावना, मूल के अंदर से था। लेकिन 1976 के बाद क्या हुआ, ये लाइन कैसे बन गई, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ये लाइन होगी। और एक एकता और अखंडता, वो आगे वाले जो मैटर था, आगे वाला जो पेरा था उसमें जुड़ चुका था। यानी स्टार्टिंग वाले पेरे के अंदर ये 2 शब्द जोड़े गए थे,
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण पूर्वोत्तर संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में चेंज हो चुका था। यानी वर्तमान में जो प्रस्तावना पढ़ते हो वो आप ऐसे पढ़ते हो, और पहले जो मूल प्रस्तावना पढ़ते हो तब सिर्फ आपको इतने शब्द मिलते थे स्टार्टिंग वाली लाइन में। अब हम पूरी प्रस्तावना को डिटेल से पढ़ते हैं, उसको एक एक शब्द को, उसमें क्या क्या लिखा है और कितने प्रकार के न्याय प्रदान किए गए, क्या स्वतंत्रता है, समानता है। क्योंकि हमने पढ़ा था स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये हमारे संविधान में है और संविधान के उद्देश्य ही तो प्रस्तावना में है। तो उनको हम टोटल स्वतंत्रता को, समानता को, न्याय को, जो भी एकता है, बंधुता है, सब कुछ हम प्रस्तावना में पढ़ने वाले हैं। इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या चीज़ होती है, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। इसको ध्यान से सुनना, आपको अभी समझ आ जाएगा। देखो शुरुआत करते हैं हम उसके पूरे के पूरे डिटेल से व्याख्यात करने, उसको व्याख्या करने की। सबसे पहले इसको क्या हुआ, आपके जो सिलेबस है उसके अंदर पूरी प्रस्तावना को 3 पार्ट्स में बांट रखा है, तो उसको समझने के लिए अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं। पहला पार्ट है आपका घोषणात्मक जो भाग है, घोषणात्मक भाग, यानी इसमें घोषणा क्या की गई है ये चीज़ देखनी है हमें। फिर प्रस्तावना में क्या घोषणा की गई है, क्या बात कही गई है, किसके लिए बात कही गई है। देखो कैसे, मैं एक लाइन लिखता हूँ, वापस वही लाइन लिखता हूँ, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और लास्ट में क्या लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है हम इसे अंगीकृत, यानी अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये घोषणाएं तो की गई है भी, इसको अंगीकृत, कौन अंगीकृत माने होता है आत्मार्पित करते हैं। देखो अंगीकृत माने क्या होता है, अंगीकृत माने होता है उसको बनाना, उसको कंप्लीट करना, उसको पूरा कर देते हैं। हम भारत के लोग, इसका मतलब भारत की जनता इसको क्या कर रही है, पूरा कर रही है। अधिनियमित, भारत की जनता ही उसको लागू कर रही है। आत्मार्पित, यानी भारतीय जनता इस सेवा को सौंप रही है। इसका मतलब ये घोषणात्मक भाग है, स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में घोषणा की गई है। उसको बनाने वाली कौन है, भारत की जनता है। उसको लागू करने वाली भी कौन है, भारत की जनता है। उसको सेवा को सौंप कौन रही है, खुद भारत की जनता ही सौंप रही है। और संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया था, संविधान सभा में ने जो संविधान का निर्माण किया था, उसमें जो मेंबर थे, अरे वो भारत की जनता के द्वारा ही तो भेजे गए थे, भारत की जनता के ही तो प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये घोषणा की गई है। तो जो घोषणात्मक भाग में जो आप पढ़ोगे वो यही पढ़ोगे, हम भारत के लोग, क्या पढ़ोगे, हम भारत के लोग। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ भी बात, जो संविधान का स्रोत है वो कौन है, भारत की जनता है। ध्यान रखना बात, संविधान का स्रोत कौन है, संविधान को बनाने वाली कौन है, संविधान को लागू करने वाली कौन है, भारत की जनता। इसका मतलब स्रोत कौन है, भारत की जनता। जब भारत की जनता ही बना रही है, भारत की जनता ही उसको लागू कर रही है और भारत की जनता ही सौंप रही है, तो इसका मतलब सर्वोच्च कौन हुआ, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च कौन हुआ, भारत की जनता। सर्वोच्च तो भारत की जनता ही, क्योंकि वही तो बनाने वाली है, वही लागू करने वाली है और वही उसको सौंपने वाली है। इसका मतलब सर्वोच्च कौन हुआ, सुप्रीम पावर कौन हुआ, भारत की जनता। अगर हम बात करें ना, हमारे जो सरकार के अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, आप प्लस होने पढ़ चुके हो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के पास जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पास जो शक्ति है, जो पावर है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पास जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसने दी है, भारत की जनता ने दी है। किसने दी है, भारत की जनता ने। इसका मतलब सर्वोपरि भारत की जनता है। देखो व्यवस्थापिका और कानून बनाने की शक्ति, अरे भारत की जनता ने दी है।
कार्यपालिका को कानून को क्रियान्वित लागू करने की शक्ति भारत की जनता ने दी है। इसका मतलब जो स्रोत है वो भारत की जनता है, सर्वोच्च है वो भारत की जनता है, और जनता ने क्या किया है, इन सबको पावर दी है, इन अंगों को शक्तियां प्रदान की है। ठीक है, तो हम भारत के लोग का अर्थ क्या हुआ, ये हुआ कि सर्वोच्च कौन है, यहाँ पर जनता है। आप इसके अंदर लिख सकते हो जनता सर्वोच्च क्यों है, क्योंकि संविधान सभा के जो मेंबर थे वो जनता के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जनता के लिए ही काम किया था। हम पर संविधान थोपा नहीं किया था अंग्रेजों के द्वारा, खुद भारत की जनता ने क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। ऐसा नहीं अंग्रेज यहाँ से चले गए थे 1947 में और जाते हम पर संविधान थोप गए थे, नहीं, विदेशी संविधान नहीं है हमारा, हमारी खुद भारत की जनता ने अपनी मानसिकता से अपनी देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो घोषणात्मक भाग समझ गए, हम भारत के लोग इसको अंगीकृत करते हैं, इसको अधिनियमित करते हैं, उसको आत्मार्पित करते हैं, यानी भारत की जनता ही क्या करता है, इसको कंप्लीट करता है। यानी इसमें स्रोत भी भारत की जनता है, इसमें सर्वोच्च भी भारत की जनता है, और इन अंगों को शक्तियां देने वाली भी कौन है, भारत की जनता है। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं, जो आपके भारतीय संविधान का जो दूसरा इसको भागों में बांटा गया है, तो उसका दूसरा भाग है उद्देश्य भाग। सेकंड भाग क्या है, उद्देश्य भाग। अब हमने ये चीज पढ़ चुके हैं, हम इस चीज को कर चुके हैं। हम क्या पढ़ा था हमने, अरे भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं वो प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान जो संविधान सभा थी, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस स्थिति में जो उनके उद्देश्य थे, आदर्श थे, वो टोटल प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो प्रस्तावना में कौन कौन से उद्देश्य हैं, उसको उद्देश्य भाग में रख दिए गए। तो देखो मैं लिखता हूँ लाइन, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये है भारत के उद्देश्य है। भाई भारत को हमें कैसा बनाना है, भारत को हमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है, भारत को हमें समाजवादी बनाना है, भारत को हमें पंथनिरपेक्ष रखना है, भारत को हमें लोकतांत्रिक बनाना है और गणराज्य बनाना है। तो इन सभी शब्दों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। उद्देश्य भाग में आप इतने ही पढ़ोगे। देखो घोषणात्मक भाग में तो पढ़ा था हम भारत के लोग, उसका अर्थ है भी भारत के जो स्रोत है संविधान का वो जनता है, सर्वोच्च जनता है, उसका अर्थ है क्योंकि संविधान को मनाने वाली जनता है, संविधान को लागू करने वाली जनता है और समय को सौंपने वाली भी जनता है। ठीक है, उद्देश्य भाग में फर्स्ट आता है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ सिंपल है यानी हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब हमारे पास सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है हमारे पास, हम सुप्रीम हैं, हम कोई भी कानून बनाने में स्वतंत्र हैं, हम कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई विदेशी हम पर दबाव नहीं बना सकता। अगर आज हम कोई कानून बना रहे हैं, कोई अपने कोई संविधान में बदलाव कर रहे हैं, तो कोई विदेशी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम अपनी इच्छा से अपने देश को चला सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा संविधान है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से क्या है, स्वतंत्र है। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से स्वतंत्र है। आंतरिक और बाह्य किसी भी तरीके से किसी के दबाव में काम नहीं करता या ये धक्के से हमें थोपा नहीं गया। इसका अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये कह सकते हो आप। ये लाइन बिल्कुल सिंपल है। आंतरिक और बाह्य रूप से हम क्या है, स्वतंत्र है। न तो आंतरिक रूप से कोई भी संस्था उस पर दबाव बना सकती और न बाहरी कोई देश, कोई अमेरिका है, चीन है, कोई भी देश है, बाहरी देश है, वो हम पर दबाव बना सकता। ऐसा नहीं, हमें कह नहीं सकता भी आप ऐसा कानून बनाओ, ये कानून खत्म करो। ये अपनी इच्छा पर डिपेंड है, हमारी इच्छा पर डिपेंड है। हम कोई भी कानून बनाएं, कोई खत्म करें, कोई राज्य का निर्माण करें। जैसे अभी जम्मू कश्मीर की जो 370 धारा को तोड़ दी गई है, तो ये भी हमने ही किया है। कोई विदेशी इसमें किसी प्रकार का आक्षेप नहीं किया, हमने अपनी इच्छा से उसको केंद्र शासित देश बना दिया। किसी ने, दूसरे देश ने मुद्दा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं।
हम कंप्लीट रूप से स्वतंत्र हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, किसी की हम पर दबाव नहीं है, न कोई दबाव बना सकता। अब सेकंड की बात करें, इसमें सेकंड आता है आपका समाजवादी। देखो समाजवादी का क्या होता है, सबसे पहले तो अब ये इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ। जो समाजवादी शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये शब्द हम ये पढ़ चुके हैं। 3 शब्द थे भारतीय प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, उनमें से एक शब्द था समाजवादी। देखो समाजवादी क्या है, समाजवादी भी एक अर्थव्यवस्था का ही प्रकार है, ठीक है। समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में सभी लोगों के कल्याण को देखा जाता है, सरकार का रोल ज़्यादा होता है और निजी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है उसका रोल कम होता है। सरकार लोगों की गरीबी दूर करने के लिए काम करती है, योजनाएं बनाती है, लोगों को रोजगार देती है, उनको स्वास्थ्य कुछ करती है, यानी ये है समाजवादी। यानी यहाँ पर समाज की बात होती है, व्यक्ति की बात नहीं होती, यानी सभी पूरे समाज को, सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात होती है। और भारतीय ऐसा ही है, देखो हमारी जो सरकार है, जो शासन तंत्र है, वो हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करता है। अब जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए गेहूं की व्यवस्था करता है, मकान बना के देता है, ठीक है। हमारे लिए हमारा जो स्वास्थ्य है, जैसे दवा फ्री दी जा रही है, डॉक्टर की सुविधा है, शिक्षा दी जा रही है फ्री के अंदर आरटी अधिनियम के तहत। ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि हमारा देश कौन सा देश है, समाजवादी देश है, जो लोगों के कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है। और इसी लोक कल्याण के लिए भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, ध्यान रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका मतलब हमारे यहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तत्वों का मिश्रण किया गया है। इसका मतलब निजी व्यक्तियों को भी छूट दी गई है काम करने के लिए, और सरकार भी काम कर रही है, देखो उत्पादन कर रही है। आप छोटा सा एग्जाम्पल लो, आपके शहर में सरकारी स्कूल भी मिलेगा, प्राइवेट स्कूल भी मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल भी मिलेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट व्यक्ति भी काम कर रहा है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और साथ में सरकार भी काम कर रही है लोगों के कल्याण के लिए, इसका मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि जब सरकार काम करती है उसके अंदर सरकार लाभ को नहीं देखती, निजी व्यक्ति लाभ को देखता है, कीमत को देखता है, सरकार लाभ को नहीं देखती, लोगों के कल्याण को देखती है। और ये स्थिति भारत में अपनाई गई है। इसी कारण इस शब्द को, यानी लोक कल्याण शब्द को अधिक सही साबित करने के लिए 1976 में समाजवादी शब्द को ही क्या कर दिया गया, प्रस्तावना में जोड़ दिया गया, ताकि हमें पता चले भी हमारा देश है वो एक लोक कल्याणकारी देश है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पंथ निरपेक्षता, जो 3 नंबर का है आपका, पंथ निरपेक्षता। देखो ये क्या होता है, ये होता है भी जो राज्य होता है ना, वो सभी धर्मों के साथ, सभी पंथों के साथ समान व्यवहार करेगा। क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा सभी पंथों के साथ, सभी धर्मों के साथ। ऐसा नहीं किसी धर्म को वो ज़्यादा अनुदान दे रहा है, या किसी धर्म को ज़्यादा विकास कर रहा है, किसी धर्म को वो नकार रहा है। इसका मतलब हमारे राज्य कोई राज धर्म नहीं है, कोई एक धर्म को हम अहमियत नहीं देते, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं। सभी धर्मों के साथ अगर कोई सरकार ऐसी छूट दे रही है, अनुदान दे रही है, तो सभी धर्मों को समान रूप से प्राप्त होता है। सभी धर्मों को छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। फिर वो आप भी देख लो, आप भी किसी धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हो, किसी धर्म को मान सकते हो, राज्य इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य जितनी छूट हिंदू धर्म को है उतना ही मुस्लिम, सिख, जितने भी ईसाई जो हमारे धर्म है, सबको उतनी ही छूट दी गई है। इसका मतलब सभी धर्मों के साथ क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा। इसके अंदर पंथों के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये पंथ निरपेक्ष हमारा देश है। इसी कारण आप देख लो, यहाँ पर राज्य धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं करता कोई, ये हमारा ये आंतरिक मामला है। हम कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं ना, क्या राज्य रोकता है क्या? हमें कभी नहीं रोकता। यानी राज्य ऐसे इन धर्मों के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। और ये भी शब्द क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि ये 3 शब्द थे।
ठीक है। तो समाजवादी आ गया, पंथनिरपेक्ष आ गया, आगे नेक्स्ट आता है आपका लोकतांत्रिक। उद्देश्य भाग में जो आगे नेक्स्ट है वो है लोकतांत्रिक। देखो लोकतांत्रिक क्या होता है, लोकतंत्र, देखो आजकल मोस्टली जो देश है ना वो लोकतंत्र ही है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, लोकतांत्रिक देश में जनता की भूमिका अधिक होती है, जनता की भूमिका अधिक होती है। इसका मतलब जहाँ पर जनता का रोल ज़्यादा होता है, जनता की भूमिका ज़्यादा होती है, जनता ज़्यादा भागीदारी करती है शासन तंत्र में, वो होता है लोकतंत्र। और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों? भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो लोकतंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद क्या करती है, वहाँ पर प्रतिनिधि चुनाव नहीं होते, वहाँ पर जनता खुद काम करती है, खुद कानून बनाती है, खुद कार्य करती है। लेकिन अब हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो सभी जनता तो काम कर नहीं सकती, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, जिसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, यानी भारत में जो काम करते हैं देश के लिए, वहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, जनता के द्वारा चुनाव होता है उनका, जनता के द्वारा क्या होता है, चुनाव। आप देखते हो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, इनका जो चुनाव होते हैं वो जनता ही तो करती है। और हमारे प्रतिनिधि क्या करते हैं, वहाँ जाकर संसद में, विधानसभा में जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी कारण हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पर जनता की भूमिका ज़्यादा है, जनता शासन में ज़्यादा भाग लेती है, यानी हमें शासन में भाग लेने की स्वतंत्रता है। उसके बाद नेक्स्ट हम उद्देश्य होता है, भाग में पढ़े तो आपका जो नेक्स्ट मिलेगा वो मिलेगा गणराज्य। देखो गणराज्य क्या होता है, भारत एक गणराज्य देश है। एक बार ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। ये पूछा गया था भारत एक गणराज्य है, एक गणतंत्र है, कैसे? उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक ऑप्शन क्या था, उसमें एक ऑप्शन ये था कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है, ये ऑप्शन सही था। यहाँ जो भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है ना, उसका चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं है, इसका नहीं राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, गणराज्य नहीं है, वो राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ पर सम्राट होता है, राजा होता है, उसका बेटा ही आगे क्या बनता है, राजा बनता है। भारत में ऐसा नहीं है। अगर इसको हम गणराज्य को कंप्लीट रूप से परिभाषित करना चाहें तो कैसे लिखोगे, जिस देश में सर्वोच्च पदाधिकारी का चुनाव होता हो, अर्थात वंशानुगत ना हो। वंशानुगत होता है वंश के अनुसार चलना, उसी का बेटा आगे सर्वोच्च पदाधिकारी बनना। भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो कौन है, राष्ट्रपति है। सर्वोच्च पदाधिकारी है वो कौन है, राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति का ध्यान रखना क्या होता है, चुनाव होता है। इसके लिए आप राष्ट्रपति का लेसन भी पढ़ोगे, जो आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 के अंदर क्या दिया गया है, उसके निर्वाचन की प्रणाली दी गई है, भी उसको किस प्रकार से निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। इसका मतलब निर्वाचन तो होता है ना, इलेक्शन होता है कैसा इलेक्शन है, वो होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि जनता सीधे भाग नहीं लेती इसके चुनाव में, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं, यानी जनता सीधा भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम वोट नहीं देते, जनता वोट नहीं देती, बल्कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो वोट देते हैं। इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, वो होता है इसके अंदर जनता खुद वोटिंग करे। अप्रत्यक्ष वो होता है इसके अंदर जनता वोटिंग नहीं करती, बल्कि जनता के जो पहले से चुने हुए व्यक्ति हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो आगे वोटिंग करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन इलेक्शन तो होता है ना, यही तो हमारा आंसर है। ये हमारा जो सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है, उसका क्या होता है, चुनाव होता है 5 साल के लिए, वो वंशानुगत नहीं है। इसी कारण भारत क्या है, एक गणराज्य देश है, एक गणतांत्रिक देश है।
क्लियर, सिंपल सी बात है ना। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, गणराज्य है इसका मतलब भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता। यानी उसका बेटा ही आगे राष्ट्रपति नहीं बनता, उसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है। यानी 5 साल के बाद फिर इसका क्या होता है, चुनाव होता है। ये हम राष्ट्रपति के वाले में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको गणराज्य का अर्थ ही पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रस्तावना के आगे के टॉपिक। उद्देश्य भाग कंप्लीट हो गए, हमने पढ़ लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यह बात कहीं भी किसी के वश में नहीं है, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कोई बात पर बाहरी दबाव नहीं है। भारत स्वतंत्र है अपना डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। समाजवादी है, बात लोगों का कल्याण करते हैं, लोक कल्याणकारी है, लोगों का स्वास्थ्य सुधारने में, शिक्षा देने में, उनको रोजगार देने में, गरीबी दूर करने में सरकार काम करती है। पंथनिरपेक्ष है भी, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है, कोई धर्म के आधार पर या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करती। लोकतांत्रिक है, इसका मतलब यहाँ पर जनता का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया गया है। जो काम करते हैं वो जनता के प्रतिनिधि काम करते हैं। संसद में बैठे हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में बैठे हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो काम करते हैं। गणराज्य है, इसका मतलब यहाँ का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है उसका क्या होता है, चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रस्तावना के आगे नेक्स्ट भाग की बात करें तो वो भाग है विवरणात्मक भाग। इसका मतलब कुछ विवरण दिया गया है इसके अंदर। क्या दिया गया है, विवरण। विवरण होता है व्याख्या करना, व्याख्या की गई है, कुछ ना कुछ बातें इसमें लिखी गई है जिसका आपको पता होना जरूरी होता है, होना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर वो बात है, संविधान में वो बात लिखित है, और वही उद्देश्य है, जो आदर्श है वो प्रस्तावना में भी है। अगर विवरणात्मक भाग की हम बात करें तो फर्स्ट अर्थ जो आपको आपकी प्रस्तावना में न्याय दिए गए हैं 3 प्रकार के, ये ध्यान रखना। न्याय कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय, यानी आपको ये 3 प्रकार के आपकी प्रस्तावना में न्याय प्रदान किए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब ये विवरण ही है, सामाजिक न्याय के बारे में विवरण किया गया, अभी सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और राजनीतिक न्याय क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामाजिक न्याय की। फर्स्ट की बात करते हैं सामाजिक न्याय। देखो, सामाजिक न्याय वो होता है जिसके अंदर समाज में समानता की बात होती है, समाज में समानता, यानी किसी भी प्रकार से वंश के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी भी आधार पर आपका समाज में भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। हम देखो समाज में रहते हैं तो समाज में सारी जाति के लोग रहते हैं, सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सारी भाषा के लोग रहते हैं, महिलाएं पुरुष सब रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भेदभाव नहीं है, यानी समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना क्या होता है, सामाजिक न्याय होता है। आप समाज में रहते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप किसी धर्म से हो आप समाज में रह सकते हो, आप किसी जाति भाषा वंश से हो आप समाज में रह सकते हो, यानी समाज में रहने का अधिकार है, यही हमारा समानता का अधिकार है। यानी हमारे किसी भी तत्व के आधार पर, चाहे वो वंश है, जाति है, धर्म है, किसी भी फैक्ट के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। समाज में सभी को क्या है, समानता का अधिकार प्राप्त है, उसे क्या बोलते हैं हम, सामाजिक न्याय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, और जो आपका आर्थिक न्याय वो आप पढ़ोगे आर्टिकल 39 के अंदर, 39 में, आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आगे हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें नीति निर्देशक तत्व हम पूरे पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 39 है वो नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ आपको। नीति निर्देशक तत्व ये आपके संविधान के भाग 4 जो आर्टिकल है वो 36 से 51 है, संविधान के भाग 4 में है, और आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया, अपनाया गया है। इसका मतलब आर्टिकल 39 से इनके मध्य ही आ गया ना, इस ग्रुप के मध्य, तो 39 है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसके अंदर आर्थिक न्याय की बात कही गई है। आर्थिक न्याय क्या, देखो आर्थिक न्याय ये कहा गया आर्टिकल 39 में कि राज्य ये कोशिश करेगा या राज्य का ये कर्तव्य का उत्तरदायित्व होगा
एक तो जो भी वितरण हो, जो भी बंटवारा हो, वो पूरे समाज को मिले ताकि पूरे समाज का कल्याण हो। पैसे का केंद्रीकरण ना हो पाए। केंद्रीकरण का अर्थ होता है भी पैसा एक के पास इकट्ठा ना हो जाए, तो कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, कोई बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। इसका मतलब जो असमानता है अमीर और गरीबी की, वो ज़्यादा ना हो जाए बल्कि वो कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं गरीब तो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो तो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सॉरी अमीर, और गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको बेचारों को 2 टाइम का भोजन तक नहीं मिल पाता। इसका मतलब ये तो असमानता बहुत बढ़ गई। ऐसी स्थिति में तो देश की बुरी हालत हो जाएगी। हमारे जो लोक कल्याण का जो मुद्दा है वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है? सरकार आर्टिकल 39 के तहत ये करती है भी एक तो धन का केंद्रीकरण न हो जाए, ऐसा ना हो कि कुछ के पास ही पैसा आ जाए। दूसरी बात, उसका जो विकेंद्रीकरण हो यानी जो बंटवारा हो वो इस प्रकार से होना चाहिए ताकि पूरे समाज का कल्याण हो, यानी प्रत्येक वस्तु पूरे समाज को मिल सके। और आर्टिकल 39 में क्या है? इसमें यह भी लिखा गया है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको समान रूप से अगर वो कार्य कर रहे हैं तो समान ही वेतन मिलेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बात आर्टिकल 39 में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। आर्टिकल 39 में यानी आर्थिक न्याय दिया गया है वो आपका आर्टिकल 39 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम राजनीतिक न्याय। देखो राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है एक तो वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार यानी जैसे ही आप एक निश्चित उम्र आपकी हो जाती है, यानी जैसे वर्तमान में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की है, किसी भी धर्म के आधार पर, जाति भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप निश्चित उम्र प्राप्त कर लेते हो तो आपको वोट देने का अधिकार, राइट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये राजनीतिक न्याय है। एक निश्चित योग्यता प्राप्त करने के बाद आप चुनाव भी लड़ सकते हो। जैसे 18 वर्ष की उम्र में वोटिंग कर सकते हो, 21 वर्ष की उम्र में आप पंचायती राज के चुनाव लड़ सकते हो, 25 वर्ष की उम्र में आप MP लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हो, 30 वर्ष की उम्र में आप MLA विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हो, और 35 वर्ष की उम्र में आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हो। किसी भी कोई भी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। ये राजनीतिक न्याय है। एक आपके पास आएगा आर्टिकल 32 जिसे बोलते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यदि हमारे अधिकार को कोई नुकसान पहुंचाता है, हमारे अधिकार को अगर कोई अतिक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो अधिकार है आर्टिकल 32 में कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान रूप से प्राप्त है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी धर्म भाषा से संबंधित है, ये अधिकार सबको प्राप्त है। यानी इसे बोलते हैं हम राजनीतिक न्याय। ठीक है, उसके बाद विवरणात्मक भाग में हम नेक्स्ट पढ़े। ये तो आपका हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। अगर हम बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की, देखो सबसे पहले इन शब्द को ही देख लेते हैं हम। जो आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है ना, वो कौन सी क्रांति से प्रेरित था ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको ये जनरल नॉलेज की भी पता होना चाहिए, कोई पूछ भी ले, आप राजनीति के स्टूडेंट हो तो पता होना चाहिए आपको। स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व था ना, ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में, 1789 ईस्वी के अंदर ये क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसका जो मुख्य नारा था वो यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, और वहीं से प्रेरित होकर हमने क्या किया, इसको प्रस्तावना में रखा। अब इसका अर्थ क्या है? देखो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, ये ध्यान रखना आप। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, उपासना की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये क्रम है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है आपके प्रस्तावना में उल्लेखित है, यानी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यानी आप विचार दे सकते हो अपने, उसको अभिव्यक्त कर सकते हो, इसका मतलब भाषण की स्वतंत्रता है।
आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने बात को रख सकते हो, अपने समाज में रख सकते हो, जहाँ भी चाहो आप अपनी बात को रख सकते हो। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी बाध्य नहीं किया जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। उसके बाद विश्वास कर सकते हो आप किसी भी धर्म पर, किसी भी धर्म के आधार पर चल सकते हो, उनके नियम सिद्धांतों को फॉलो कर सकते हो आप। उसके बाद किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये आपके पास स्वतंत्रता है। यानी आप किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हो, किसी भी धर्म के आपके जो नियम सिद्धांत है उसको फॉलो कर सकते हो आप। आपको किसी भी प्रकार से राज्य या कोई संस्था या व्यक्ति आप पर दबाव नहीं बना सकता, आपको बाध्य नहीं कर सकता धर्म परिवर्तन के लिए। आपका धर्म है वो एक आंतरिक मामला है, आपका पर्सनल मैटर है, उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये आपकी स्वतंत्रता है। उपासना यानी वर्शिप, इसका मतलब आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग उपासना कर सकते हो, आप पूजा पाठ कर सकते हो, अगरबत्ती लगा सकते हो, आप कोई भी किसी भी प्रकार से आपके धर्म के अंदर जो भी आपका जो तरीका है पूजा पाठ का उसको फॉलो कर सकते हो, उसके अनुसार कर सकते हो। आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जा सकते हो, आपको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। आप जाओ या न जाओ वो आपका मैटर है, आप पूजा पाठ सुबह शाम करो या न करो वो आपका मैटर है, ठीक है। यानी आपको इन 5 प्रकार की आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। हम समानता की बात करें तो समानता एक तो आपको प्रतिष्ठा की समानता है और एक आपको अवसर की समानता है। अवसर की समानता, प्रतिष्ठा यानी स्टेटस आपका, आप अपने समाज के अंदर आप अपने स्टेटस को उच्च कर सकते हो, आपका स्टेटस बराबर रहेगा। ऐसा नहीं अमीर है उसका स्टेटस ज़्यादा है, गरीब है उसका कम है, ऐसा भेदभाव नहीं होगा। सबका स्टेटस क्या होगा, समान होगा, सबको प्रतिष्ठा और एकता की बात होगी। अवसर होता है मौका, यानी जो भी आप देख लो, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। पहला, सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है, देखो वैकेंसी के अंदर भेदभाव होता है क्या, जो रोजगार सरकार देती है उसके अंदर चाहे वो किसी धर्म का हो किसी जाति का हो, फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसके अंदर जॉब लग सकता है अगर उसके पास सेम योग्यता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अवसर की समानता सबको बराबर है, कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये आप आर्टिकल 16 में भी पढ़ोगे, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे ना उसके अंदर आप एक पढ़ोगे आर्टिकल 16, उसके अंदर भी अवसर की समानता की बात है कही गई। यानी सबको मौका, सबको अवसर समान मिलेगा अपने विकास करने का, जॉब लगने का, कोई भी व्यापार करने का, सबको अवसर समान है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद आपका जो लास्ट रहा है वो है विवरणात्मक भाग में हम बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा, एकता व अखंडता। एकता व अखंडता, देखो व्यक्ति की गरिमा और एकता ये इसलिए रखा गया है ताकि सभी व्यक्ति एक रहे, क्योंकि हमारे भारत क्या है, एक विविधता वाला देश है। कैसा देश है, विविधता वाला। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाषा पाई जाती है, बहुत धर्म पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के क्षेत्र में भी कहीं पथरीला एरिया है, कहीं पहाड़ी एरिया है, यानी बहुत प्रकार का भेदभाव पाया जाता है। यहाँ पर बहुत प्रकार की हमारे यहाँ विभिन्नता पाई जाती है। उस विभिन्नता में हमें भारत को क्या रखना है, एक रखना है, एकता में रखना है। और एकता में कब रखेंगे, जब व्यक्ति की गरिमा और एकता हम बनाए रखेंगे, बंधुत्व को हम बनाए रखेंगे। बंधुत्व होता है भाईचारा, यानी हम मिलकर रहेंगे, इन सभी भेदभाव को भूल जाएंगे, हम इन भिन्नताओं को भूल जाएंगे, हम ये भूल जाएंगे कि किस धर्म का है, किस जाति का है, भाषा का है, सबको हम एक रखेंगे, एक ही भाईचारे के रूप में उनको रखेंगे, तब जाके हमारा देश क्या होगा, एकता की तरफ आएगा, नहीं हम एक हो जाएंगे। और जो आपका लास्ट है वो है अखंडता, अखंडता, और इसके बारे में बता चुका हूँ। ये शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अखंडता जानते हो, खंडन न होने देना, क्योंकि भारत का एक बार 1947 के अंदर खंडन हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है अलग से। अब हम खंडन नहीं होने देंगे, अब हम भाषा के धर्म के आधार पर टुकड़े देश के नहीं होने देंगे, और देश को क्या रखेंगे, एक रखेंगे, यानी एकता में रखेंगे। खंड का अर्थ होता है टुकड़े होना, अखंड उसका विलोम शब्द भी टुकड़े न होने देना। और ये कब होगा, जब हम सारे भाईचारे के रूप में रहेंगे और एकता को दर्शाएंगे, ठीक है। ये बात हमारे प्रस्तावना में विवरणात्मक भाग में आप पढ़ोगे, व्यक्ति गरिमा, एकता व अखंडता, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हमने जो भारत की जो प्रस्तावना है उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, उनको 3 पार्ट्स में बांधकर उनके अंदर जो जितने शब्द लिखे हैं उन शब्द को भी मैं आपको बता चुका हूँ।
लास्ट के अंदर जो अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कौन से उद्देश्य उल्लेखित है, क्या समानता है, क्या स्वतंत्रता है, क्या घोषणा की गई है, ये सब क्या विवरण दिया गया है, सामाजिक आर्थिक न्याय की, स्वतंत्रता के, सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इनका एक बढ़िया सा नोट्स बनाना है। इन क्लास को आप एक दो बार देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी और कभी नहीं भूलोगे आप, अगर इनको सिस्टम से अगर आप याद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।